नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण आप देख रहे हैं, जहां पर होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी दीदी के गढ़ से दिल्ली को चुनौती की, क्योंकि अखिलेश यादव ने बंगाल में डेरा डाल दिया है और पहले दिन ही पूरे देश का पारा चढ़ा दिया। वहीं बात होगी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की, जिनके गुस्से का ज्वालामुखी आज उस वक्त पर फूट पड़ा जब उन्हें पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। इन सबके बीच बात होगी सरकार और बिजली कर्मचारियों के बीच छिड़ी उस जंग की, जिसने बिजली का संकट गहरा दिया है। और साथ ही आपको बताएंगे अवैध खनन के उस खेल के बारे में, जिसने सरकारी खजाने में करोड़ों का चूना लगा दिया। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात बंगाल से 24 की लक्ष्मण रेखा। कितना मजबूत होगा सपा का लाल किला? यह सवाल इस वक्त अखिलेश यादव के सामने खड़ा है, क्योंकि पूरा समाजवादी कुनबा कोलकाता में जुटा हुआ है। यह 12 साल के बाद है जब कोलकाता में सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। लेकिन पहले ही दिन अखिलेश ने ममता बनर्जी के साथ मुलाकात करके थर्ड फ्रंट की चाल चल दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कोलकाता की पिच सपा को रास आएगी? दीदी के गढ़ से दिल्ली को चुनौती, 24 में जमकर जंग होगी। अखिलेश यादव का बंगाली दांव, थर्ड फ्रंट से मजबूत होंगे पांव। बंगाल से 24 की लक्ष्मण रेखा, मजबूत होगा सपा का लाल किला। बंगाल की धरती से अखिलेश यादव ने 24 की लड़ाई का बिगुल फूंक दिया है। 3 दिन तक चलने वाली सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पहले दिन ही अखिलेश ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर साफ कर दिया कि दिल्ली की लड़ाई थर्ड फ्रंट पर लड़ी जाएगी। ममता बनर्जी से अखिलेश की मुलाकात इसलिए भी अहम है क्योंकि ममता बनर्जी अब तक थर्ड फ्रंट के तमाम मंचों से दूर रही हैं और अब अखिलेश के साथ हुई ममता की मुलाकात से थर्ड फ्रंट को न सिर्फ मजबूती मिल सकती है, बल्कि 24 की लड़ाई रोचक होती हुई भी नजर आ रही है। उन्होंने आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। दरअसल समाजवादी पार्टी का अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी कोलकाता में करना, अखिलेश यादव का ममता बनर्जी से मुलाकात करना 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव थर्ड फ्रंट को लेकर अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि उनकी पार्टी टीएमसी किसी भी मोर्चे के साथ नहीं जाएगी, यानी वो 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव कहीं न कहीं इसे लेकर ममता बनर्जी से बात करेंगे और उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे कि वो भी थर्ड फ्रंट का हिस्सा बने, क्योंकि ममता और अखिलेश ने भाजपा और कांग्रेस दोनों से समान दूरी रखने पर सहमति जताई है। मतलब साफ है कि गठबंधन में कांग्रेस नहीं होगी। 24 की पिच पर थर्ड फ्रंट की विचारधारा होगी, क्योंकि अखिलेश जब ईडी और सीबीआई को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे थे तो खुलकर कांग्रेस का भी नाम लिया। मतलब अखिलेश ने राहुल की राष्ट्रीय विचारधारा वाली बात पकड़ ली है और कांग्रेस से अलग थर्ड फ्रंट की विचारधारा को वो खड़ा करने में जुट गए हैं। ये जो संस्थाएं हैं, ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही हैं। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया, उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। बता दें कि अखिलेश सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग के जरिए 24 की बिसात बिछाने में लगे हैं। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर, चौधरी चरण सिंह और मुलायम सिंह यादव के सिद्धांतों के जरिए सपा अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेगी। सपा ने अपने कोर वोट बैंक यादव और मुस्लिम समीकरण के साथ साथ बसपा से आए अंबेडकरवादी नेताओं को भी खास तवज्जो देकर राजनीतिक समीकरण साधने की कोशिश की है। साथ ही जातीय जनगणना के मुद्दे पर मंथन कर
2024 के चुनाव में उसी पर अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रही है। इस बार अखिलेश और शिवपाल दोनों साथ नजर आ रहे हैं, जिससे पूरी पार्टी और समाजवादी कुनबा भी एकजुट दिख रहा है। ये समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन है कोलकाता में, जिसको संबोधित कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी के बड़े नेता मंच पर बैठे हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा, अवधेश प्रसाद, सलीम शेरवानी जैसे लोग बैठे हैं और याद कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को कि कैसे वो यहाँ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आते थे और जो कलकत्ता और पश्चिम बंगाल का गौरव है उसको बता रहे हैं अखिलेश यादव। पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हैं इस हॉल में। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या कोलकाता की पिच फिर से सपा को रास आएगी, क्योंकि 12 साल बाद कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इससे पहले सपा ने 2011 में यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी। तब 2012 में सपा ने प्रचंड बहुमत के साथ यूपी में सरकार बनाई थी। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या अखिलेश 24 की पिच पर साइकिल में रफ्तार भर पाएंगे और क्या थर्ड फ्रंट से दिल्ली में भाजपा का रथ रोक पाएंगे? एबीपी गंगा के लिए कोलकाता से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपको ये बताते हैं कि कोलकाता में सपा की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मायने क्या हैं। सबसे पहले बंगाल से दिल्ली तक एक बड़ा संदेश देना। दूसरा, 2024 के लिए थर्ड फ्रंट की तस्वीर साफ होगी। अब थर्ड फ्रंट में ममता बनर्जी को जोड़ना भी एक बड़ा इसका पहलू माना जा रहा है। भाजपा विरोधी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश इस कार्यकारिणी के जरिए की जा रही है। अखिलेश सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग भी इसके माध्यम से सामने रखेंगे। देखिए, 12 साल के बाद है जब कोलकाता में ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है और कोलकाता की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद सपा ने सरकार बनाई थी। पहले की बात आपको बता दें, जब मुलायम सिंह यादव के बिना सपा की ये पहली राष्ट्रीय कार्यकारिणी अब होगी। कोलकाता में अखिलेश शिवपाल की एकजुटता देखने को मिलेगी। तो ये इस पूरी कार्यकारिणी के मायने हमने आपको बताए। अब देखिए, बंगाल में अखिलेश साइकिल की स्क्रिप्ट लिखेंगे, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि गठबंधन पर एक तस्वीर इसके माध्यम से साफ होगी। 2024 के चुनाव की रणनीति बनेगी, दूसरे राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और साथ ही साथ यूपी के बाहर पार्टी के विस्तार पर चर्चा। सपा को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना, मैनपुरी मॉडल पर काम करके जातीय जनगणना एक बार सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बनने वाला है। अब देखिए, दिल्ली की इस लाल घेराबंदी में आखिर कौन कौन शामिल है वो आपको बता देते हैं। अखिलेश यादव जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, किरणमय नंदा जो कि उपाध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के, रामगोपाल यादव जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं सपा के, और इसी के साथ ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य, 20 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद और सपा के विधायक इस कार्यकारिणी में जुड़ने वाले हैं। तो ये हमने आपको बताया कि इस कार्यकारिणी के मायने क्या हैं, कौन कौन इसमें जुड़ने वाला है और किस तरीके से इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए संदेश देने की कोशिश समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। बात करते हैं इरफान सोलंकी की, जिनके गुस्से ने कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि आज जब उन्हें पेशी के लिए कानपुर लाया गया तो वो पुलिस पर बुरी तरह से भड़क गए और इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने इस्तीफे तक की बात कह दी। अब सवाल बड़ा ये है कि क्या इरफान सोलंकी का चीखना और पुलिस पर सवाल उठाना उनकी कोई रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि इससे पहले जब भी इरफान पेशी के लिए आए हैं वो मुस्कुराते हुए और शायराना अंदाज में नजर आए हैं। धक्का क्यों मारते रहते पुलिस वाले? हम विधायक हैं या अपराधी हैं, आतंकवादी है क्या? ये हमेशा देखो धक्का मार देते, वो देखो गला पकड़ लेंगे। ये यार तुम लोग कभी इनके खिलाफ नहीं चलाते हो? इरफान का गुस्सा हाई, बात इस्तीफे पर आई। पेशी के दौरान पुलिस से झड़प, सामने आई इरफान की तड़प। ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी हैं, जानवर हैं, बंदर हो गए, हम गधे हो गए। क्या सपा विधायक इरफान सोलंकी की हिम्मत जवाब देने लगी है? क्या इरफान सोलंकी रोज रोज की पेशी और जेल की काल कोठरी से परेशान हो गए हैं? ये सवाल इरफान सोलंकी की इस चीख और चिल्लाहट ने खड़े कर दिए हैं, क्योंकि शुक्रवार को जब इरफान सोलंकी पेशी के लिए कानपुर आए तो पुलिस से थोड़ी सी धक्का मुक्की पर अपना आपा खो दिया। चल रहा है भाई, बात ना कर यार। तुम लोग क्यों आते जब ये बात नहीं करने देते? क्यों बुलाते हो तुम लोगों को? ये क्यों नहीं इनसे बात करते हो यार? ये धक्का मारा करते हमें, हम आदमी हैं, जानवर हैं, बंदर हो गए, हम गधे हो गए।
भैया इस्तीफा लेना, देखिए इनको इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देने को तैयार है, इस्तीफा ले हमसे, क्यों हमें परेशान कर रहे हैं। अब सवाल बड़ा है कि क्या इरफान सोलंकी का चीखना और पुलिस पर सवाल उठाना उनकी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इससे पहले जब भी इरफान पेशी के लिए महाराजगंज की जेल से कानपुर आए हैं, वो मुस्कुराते हुए और शायराना अंदाज में नजर आए हैं। क्या कहना चाहिए? तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती और संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं। इससे पहले कभी भी इरफान ने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, तो अब सवाल बड़ा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इरफान खुद को जानवर बताने लगे हैं और इस्तीफे की धमकी देने लगे हैं। क्योंकि एक तरफ इरफान का ये गुस्सा था, तो दूसरी तरफ इरफान की पत्नी नसीम सोलंकी के आंसू थे, जो रो रोकर पुलिस पर जेल में इरफान सोलंकी से नहीं मिलने के आरोप लगा रही थी। कल हमने वहाँ मुलाकात लगाई, जाली से मिलाई हुई है, बिल्कुल छोटी सी जाली से। अब हम यहाँ, हमको 5 मिनट नहीं दिया गया, हमें इनसे बात कैसे होगी। मेरे बच्चे, हम लोग महाराजगंज जाकर आए, पर वहाँ पर भी मुलाकात बहुत महीन सी जाली से हुई है। कैसे मुलाई होगी बताइए, कैसे? यहाँ कोर्ट में भी कह रहे नहीं, एसीएम ऊपर गए, वहाँ पर भी मिला। इरफान सोलंकी ने बड़े आरोप लगाए हैं। इरफान सोलंकी को ले जाया जा रहा है इस वक्त कानपुर कोर्ट से और कहा है कि अगर उनका इस्तीफा लेना है तो इस्तीफा ले लें, लेकिन इस तरह से परेशान ना किया जाए। इरफान सोलंकी आज भड़के हैं। रोजाना वो जब भी यहाँ पर पेशी में लाए जाते हैं तो शेर व शायरी करते हैं। उन्होंने हालांकि ये जरूर बोला कि उनका अल्लाह इंसाफ करेगा, लेकिन आज भड़के हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इंसाफ की बात कह रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका न्याय उनका अल्लाह करेगा। उनके साथ उनके बच्चे भी हैं, उनके परिजन भी हैं। आपको बता दें कि जाज मऊ आगजनी मामले में आरोप तय होने के बाद ये पहली सुनवाई थी। इरफान के अलावा रिजवान, मोहम्मद शरीफ, शौकत अली और इजराइल आटेवाला को कोर्ट लाया गया था, लेकिन जिस तरह से इरफान का गुस्सा पुलिस पर नजर आया, उससे सवाल बड़ा है कि क्या इससे इरफान की मुश्किलें आसान होंगी, क्योंकि जब से इरफान की गिरफ्तारी हुई है उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात हड़ताल पर सरकारी अल्टीमेटम, नुकसान किया तो गिरेगी बिजली, क्योंकि 27 लाख बिजली कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले 3 दिन की हड़ताल पर हैं। अब ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी सरकारी संपत्ति या सरकारी काम में व्यवधान डाला तो उस पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी। उधर बिजली कर्मचारियों ने भी कह दिया है कि अगर उनके किसी भी साथी को गिरफ्तार किया तो हड़ताल अनिश्चित काल के लिए हो जाएगी और अब बिजली का संकट भी गहराने लगा। हड़ताल पर सरकारी अल्टीमेटम, नुकसान किया तो गिरेगी बिजली। जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सड़क पर उतरे 27 लाख बिजली कर्मचारी, सियासत भारी। उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल गुरुवार रात 10 बजे से शुरू हो चुकी है। इस हड़ताल के समर्थन में देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी सड़कों पर उतर आए हैं। बिजली कर्मियों ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी बिजली कर्मी को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ जेल भरो आंदोलन होगा। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी झुकने के मूड में नहीं है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने 2 टूक चेतावनी देते हुए साफ कर दिया है कि अगर किसी ने भी सरकारी काम में रुकावट डाली या काम पर आने वाले कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया या फिर किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई तो एनएसए और रासुका के तहत कार्रवाई होगी। एक तरह से राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी हुई वो एक संस्था है, वहाँ भी कुछ लोग हमारे एमडी वहाँ लगभग 11 बजे रात तक स्वयं थे। जैसे ही वो निकले वहाँ काम मुझे पता चला कि ठप कर दिया गया। ये पूरा एक राष्ट्रीय कार्य में बाधा डालने का कार्य है। इसी प्रकार जहाँ जहाँ भी हमारी संपत्तियों पे नुकसान पहुँचाया जाएगा, हमारे कार्यों में दखल पहुँचाया जाएगा, हमें एक्शन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने चेतावनी देते हुए यहाँ तक कहा था
कि हड़ताल पर जाने वाले संविदा कर्मियों की तत्काल नौकरी खत्म की जाएगी, लेकिन इसके साथ ही कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। हालांकि इससे पहले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और बिजली कर्मचारियों के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन हर बातचीत बेनतीजा रही। अब सरकार बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को सियासी बताते हुए निशाना साध रही है, जिसे लगता है कि कर्मचारी दूसरे राजनीतिक दलों के इशारे पर काम कर रहे हैं। कई ऐसे उसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2020 तक के समझौते की भी बातें पूरी नहीं हुई हैं, तो 3 साल पहले की बात अगर अभी पूरी नहीं हुई तो 3 महीने में ऐसी क्या जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मुझे अवश्य रूप से लगता है कि कहीं न कहीं इसमें उनको राजनीतिक संरक्षण या प्रोत्साहन मिल रहा है। ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कई जगह पर बिजली कर्मचारी खुद ही जानबूझकर गड़बड़ी कर रहे हैं, व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों को ढूंढकर उनके ऊपर एस्मा और जरूरत हुई तो रासुका के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये हड़ताल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इस हड़ताल को राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। आपको बता दें कि हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, संविदा कर्मी नियमित किए जाने, बिजली कर्मियों के घर मीटर न लगाने, निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल निरस्त करने, ओबरा की 2 इकाइयां विद्युत निगम को देने, कॉरपोरेशन का अध्यक्ष जल्द चुने जाने की मांग के साथ आगरा, नोएडा में बिजली सप्लाई निजी हाथों से लेने की मांग कर रहे हैं। पुरस्कार हम लोगों ने सांकेतिक रूप से किया था, जो कि हम अपने उच्च प्रबंधन को आग्रह करना चाह रहे थे उसके माध्यम से कि जो हमारी 3 दिसंबर 2022 को विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनी थी उसको लागू करने के लिए जब माननीय ऊर्जा मंत्री और हमारे एसीएस साहब और माननीय चेयरमैन साहब के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया और ऊपर से धमकी दी जा रही है, इसलिए ये पूर्ण हड़ताल आज से प्रारंभ की गई है। मतलब एकदम साफ है, बिजली कर्मचारियों की हड़ताल ने सरकार के सामने आर पार का ऐलान कर दिया है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि अगर ये हड़ताल आगे बढ़ी तो क्या होगा, क्योंकि इसका सीधा असर बिजली सप्लाई पर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात गायब हो गए पहाड़, सोनभद्र के सरकारी खजाने में दरार। क्योंकि सोनभद्र में खनन की चोरी की एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सरकारी तंत्र में करोड़ों की सेंधमारी कर दी। क्योंकि बसपा विधायक उमाशंकर सिंह की पत्नी के नाम पर जिस खनन के पट्टे को 2022 में खत्म कर दिया था, वहां ना सिर्फ खनन की लूट हो रही है बल्कि पुलिस और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए और आप समझिए कि सरकारी खजाने में कितने की चोट लगी है। सफेद सोने की लूट, किसने दी खनन की छूट? गायब हो गए पहाड़, सोनभद्र के खजाने में दरार। सरकारी खजाने में करोड़ों की चोट, प्रशासन की नीयत में खोट। जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी थी तब सीएम योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए यूपी के भ्रष्ट तंत्र को जड़ से खत्म करने की बात कही थी और उनकी सरकार पर अवैध खनन और वसूली की कालिख न लगने पाए, इसको लेकर सीएम योगी ने सख्त निर्देश दिया था। लेकिन प्रशासन की मिलीभगत से यूपी में सफेद सोने की चोरी का खेल खुलेआम चल रहा है, जिसकी गवाही दे रही है सोनभद्र से आई ये तस्वीरें, जहां करोड़ों के पहाड़ न सिर्फ खोद डाले गए हैं बल्कि उनके नामो निशान तक मिटा दिए गए हैं। आपको बता दें कि सोनभद्र के जिस इलाके में ये खनन का काम चल रहा है उसका पट्टा 2020 में बसपा विधायक उमाशंकर की पत्नी पुष्पा सिंह के नाम पर अलॉट हुआ था, लेकिन सितंबर 2022 में अवैध खनन में पकड़े जाने पर यह पट्टा 3 करोड़ 23 लाख की पेनाल्टी लगाने के बाद रद्द कर दिया गया था। लेकिन पट्टा रद्द करने के बाद भी खुलेआम खनन का काम चल रहा है। सीएस इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से प्रोप्राइटर श्रीमती पुष्पा सिंह के नाम से यहाँ पे पट्टा हुआ था। 4 हेक्टेयर का ये पट्टा हुआ था। 2020 में पट्टा हुआ और 2022 में अवैध खनन के मामले में जिलाधिकारी द्वारा इस पट्टे को बंद कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे खनन अनवरत जारी है। यह खनन कौन करा रहा है यह किसी को पता नहीं है। वहीं इस मामले में खनन विभाग के अधिकारी जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। अवैध खनन की ये शिकायत हो सकती है और
वो खदान, जहाँ तक मेरी जानकारी है वो खदान बंद है, फिर भी हम हमारे संज्ञान में आया तो हम उसकी जांच करा रहे हैं। अभी पट्टे यहाँ स्वीकृत हुए सब जीए कोऑर्डिनेट्स के आधार पर हुए और हमने जांच के लिए भेजा है और जांच की रिपोर्ट आई तभी हम बता पाएंगे कि आपकी बात में तो आपकी शिकायत में किसी से। ये मामला अभी संज्ञान में लाया गया है और इसमें खान अधिकारी को जांच करके आख्या देने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। जिस हिसाब से जांच आख्या आती है उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर अवैध खनन का ये खेल कब रुकेगा, क्योंकि ये तब है जब सरकार पत्थर और बालू का पट्टा आवंटित करने के लिए ई टेंडरिंग की प्रक्रिया पालन करती है। लेकिन इसके बावजूद सोनभद्र में खनन माफियाओं और अधिकारियों का गठजोड़ आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इस चोरी से सरकारी खजाने में हर महीने करोड़ों का चूना लग रहा है। अब सवाल इस बात का है कि क्या यूपी में अवैध खनन के कारोबार में लगे माफिया की जड़ें इतनी गहरी हैं और पकड़ इतनी बड़ी है कि उन पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है। सोनभद्र से अनूप सोनी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।